जय हिंद। क्या खबर बानी? सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? आज के इस क्लास का टॉपिक है क्या बताती हमें किताबें एवं कब्रें। कब्रें हमें क्या बताती हैं, कब्रिस्तान से हमें क्या जानकारी मिलती हैं और किताबों पोथों से हमें क्या जानकारी मिलती है। आज के इस क्लास में हम लोग यही डिटेल करने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्लास को कंप्लीट करती हैं। तो उन 4 क्लासों को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वहाँ पे क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देख लीजिए, नहीं तो फिर ये क्लास भी नहीं होगा और बाकी जो क्लास हैं वो भी नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो का टॉपिक क्या था। इससे पहले वाले वीडियो का टॉपिक था आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जाने थे कि किस तरीके से 4700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का विकास शुरू हुआ और किस तरीके से 3900 ईस्वी पूर्व आते आते उस शहर नगर का पतन हो गया, किस तरीके से उसके बारे में डिटेल आप लोग को बता दिए हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? आज के इस क्लास का टॉपिक है क्या बताते हैं हमें किताबें एवं कब्रें। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद के 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इन चारों वेदों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को वेदों से हम लोग ये करेंगे, किस तरीके से हम लोग महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनाम गांव के बारे में, जो सबसे पहला गांव था, हमारे देश का पहला गांव माना जाता है इनाम गांव को अगर हम लोग मैप में देखें तो ये मैप में कुछ इस तरीके से इस साइड में कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा इनाम गांव कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को दक्षिणी साइड में दिखाई देगा। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्योंकि दक्षिणी साइड में वो सभ्यता चल रहा था और उत्तरी और पूर्वी साइड में उस समय जिंदगी पनपा रहा था। उस समय जो आरंभिक लोग रहते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे और हम लोग बात करेंगे किस तरीके से चरक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 200 साल पहले किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारे मानव शरीर में 260 हड्डियां होती हैं, लेकिन 206 हड्डियां अभी आधुनिक हड्डियां होती हैं हमारे आधुनिक डॉक्टरों के मतलब आधुनिक विशेषज्ञों के मुताबिक। तो 360 उन्होंने क्यों कहा था हड्डियों की संख्या, इसको हम लोग समझेंगे कि क्या 360 वो कहा था तो सही था या कोई गलत था। चलिए हम लोग उसके इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम लोग पिछले वाले क्लास के सबको हम लोग मिटा देते हैं, मैप को रहने देते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को करते हैं कंटिन्यू और सबसे पहले इस क्लास के टॉपिक को लिख देते हैं। तो क्या है? किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है। किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है यानी क्या तथ्य मिलती है? किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है। और हम लोग वेदों के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे महापाषाण काल के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे चरक के बारे में। 4 टॉपिक में हम लोग रखेंगे। सबसे पहले हम लोग उन सब सनों को लिख देते हैं, उन सब जो डेट हैं उन सब को लिख देते हैं। तो सबसे पहले 3500 BC बिफोर क्राइस्ट आप लोग को बताए थे किस तरह से बिफोर क्राइस्ट होता है। तो 3500 BC यानी ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व क्या हुआ था? सबसे पहले ईसा पूर्व में क्या हुआ था? वेदों की रचना शुरू हुई थी। वेदों की रचना शुरू हुई थी। वेदों की रचना शुरू हुई थी। कब वेदों की रचना शुरू हुई थी? तो वेदों की रचना कब शुरू हुई थी? 3500 वर्ष बीसी, 3500 वर्ष बीसी, लगभग 3500 वर्ष पहले इसकी रचना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से जान लेंगे कि वेदों की रचना किस तरीके से शुरू हुई थी। तो वेदों के 4 हैं, कितने प्रकार हैं? वेदों के 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहले हम लोग उसके भी पॉइंट को लिख लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लिख लेते हैं। तो ऋग्वेद को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
और 4 होता है कुछ इस तरीके से, क्या आता है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या आता है, अथर्ववेद। तो कुछ इस तरीके से वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या के बारे में बात करें तो वेदों की संख्या हम लोग 4 देखते हैं। वेदों की रचना कब शुरू हुई थी, तो वेदों की रचना 3500 BC यानी ईस्वी पूर्व शुरू हुई थी, वेदों की रचना शुरू हुई थी। और वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे महापाषाणिक। महापाषाण के बारे में, इसके कालखंड के बारे में बात करते हैं। तो ये कब से कब तक होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से 3000 BC, 3000 BC ईस्वी पूर्व। कब होता है, 3000 BC यानी ईस्वी पूर्व। हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। महापाषाणिक काल जो 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इसमें क्या किया जाता था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। कब्रों को किस तरीके से पत्थरों से घेरा जाता था उसको हम लोग समझेंगे। तीसरा कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे इनाम गाँव के बारे में, जो सबसे पहला गाँव माना जाता है, इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव किसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनाम गाँव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव का कुछ इस तरीके से आता है 3600 से 2700 BC बिफोर क्राइस्ट या ईस्वी पूर्व। चौथा कुछ इस तरीके से आता है, क्या आता है चौथा आता है चरक। क्या आता है चौथा आता है चरक के बारे में। क्या आता है चौथा, चरक के बारे में आता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। ये 2000 ईस्वी पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट, 2000 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन 4 पॉइंटों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो किताबों एवं कब्रों से क्या जानकारी मिलती है हम लोग समझेंगे। तो किताब कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद, इसमें किताब होंगे। महापाषाणिक के बारे में, इसमें हम लोग कब्रों को देखेंगे। इनाम गाँव, यहाँ पे भी हम लोग कब्र देखेंगे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कब्र प्लस चरक जो है उसके बारे में हम लोग उसके किताबों को अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मतलब जो बात कही थी वो सही है या गलत है, किस तरीके से है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेदों के बारे में। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, वेदों के बारे में। तो वेदों की शुरुआत कब हुई थी, तो 3500 ईस्वी पूर्व BC में हुई थी, ईस्वी बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मतलब वो प्राचीन वेद उसी को माना जाता है। तो ऋग्वेद में काफ़ी सारे जानकारियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है, ऋग्वेद में लगभग 1000 तथ्यों से ज़्यादा उसमें अध्ययन किया गया है। 1000 तथ्यों से ज़्यादा उसमें अध्ययन किया गया है। ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऋग्वेद क्या बात करते हैं, ऋग्वेद में क्या किया गया है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा तथ्यों के बारे में अध्ययन किया गया है। और इसमें कई देवी देवताओं की पूजा के बारे में कहा गया है कि किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा हो करते थे उस समय लोग। अंधविश्वास था या जो भी था तो वो तो बात का बात है, लेकिन किस तरीके से करते थे उसको हम लोग समझते हैं। तो ऋग्वेद में 3 चीज़ आते हैं। ऋग्वेद में 3 देवताओं को मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जाता है। इसमें हजारों तथ्यों को इसमें ये किया गया था। इन 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है अगिन। अगिन क्या होता था, अगिन आग का देवता होता था। अगिन क्या होता था, अगिन आग का देवता होता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कभी कई सारे टीवी सीरियल में अर्तुल गाजी, कुरलुस उस्मान, इस तरीके के सीरियल में आप लोग देखेंगे कि कई सारे मंगोल लोग आग के पूजा करते थे। तो किस तरीके से आगों की तरह हु 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 करते रहता है, किस तरीके से हम देखते हैं इस तरीके से हु 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 ऐसे करते रहता है। तो वो क्या करते थे, वो आग की पूजा करते थे। क्या करते थे, आग की पूजा करते थे। तो अगिन आग का देवता, अगिन क्या है, अगिन आग का देवता। दूसरा कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे आप लोग आग का देवता। उसके बाद इंद्र क्या है,
इंद्र क्या है? इंद्र को हम लोग समझते हैं इंद्र युद्ध का देवता। युद्ध का देवता मतलब युद्ध को अगर जीतना है तो इंद्र की पूजा करो। युद्ध की पूजा करने से क्या होगा? युद्ध में विजय प्राप्त होगा। इंद्र क्या है? इंद्र युद्ध का देवता। युद्ध का देवता कौन है? युद्ध का देवता, युद्ध का देवता इंद्र है। युद्ध का देवता इंद्र कौन है? इंद्र है। युद्ध का देवता इंद्र है। कौन है? इंद्र है। तीसरा कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या देखते हैं? सोम। क्या देखते हैं? सोम। सोम एक प्रकार का क्या होता है? वृक्ष होता है। एक सोम एक प्रकार का क्या होता है? वृक्ष होते हैं, जिससे उसके छालों को छीलकर उससे पेय पदार्थ बनाया जाता है। पता नहीं वो नशीला होता है क्या होता है, जो खाया है वही तो कह सकते हैं। लेकिन सोम क्या होता है? इससे एक प्रकार का इससे एक प्रकार का इससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पेय बनाया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे छेतन के पौधों के बारे में हम लोग जानते होंगे। बनाया जाता है। तो सबसे हम लोग एक अगर गांव देहात का उदाहरण लें तो छेतन का पौधा किस तरीके से होता है? वो बड़ा होता है, लंबे लंबे पत्ती होता है, उसके तने को ऐसे ऐसे कुड़ित करके छोड़ दिया जाता है और उसमें कोई मतलब बर्तन पात्र जोड़ दिया जाता है, जिससे मतलब उससे दूध टपकते हैं। क्या टपकते हैं? दूध टपकते हैं। तो दूध कुछ इस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरीके से आके क्या होते हैं? बर्तन में जम जाते हैं और उसको पी के मतलब बहुत ही उसमें फायदेमंद होता है। ये हमारे गाँव समाज में बोला जाता है। तो छेतन के पौधे तो हो सकता है कि सोम का पौधा भी कुछ इसी तरीके से है। सोम का पौधा भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो ऋग्वेद में हम लोग को कई हजार तथ्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो इस क्लास का टॉपिक है, वो हम लोग 3 यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। अगले क्लास में, उच्चतम क्लास में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ इस तरीके से ये किए। अब हम लोग बात करते हैं महापाषाण के बारे में। क्या है महापाषाण? तो महापाषाण को हम लोग समझते हैं। तो महापाषाण क्या है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इन दोनों को देखेंगे। तो महापाषाण क्या है? महापाषाण मतलब महा मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बड़ा, 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 पाषाण मीन्स पत्थर, पाषाण मतलब पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। क्या हो गया? पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। काल मनस युग, काल या युग। तो क्या हुआ? महापाषाण काल। तो बड़ा युग पत्थर का, क्या बड़ा युग पत्थर का मतलब युग या काल कुछ भी बोले तो बड़ा युग क्या हुआ? हो गया पत्थर का, मतलब पत्थर का बड़ा युग किसको माना जाता है? तो 3000 BC ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से 3000 साल पहले को क्या माना जाता है? BC यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या माना जाता है? BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब युग। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखें 3 आता है। तो इन तीनों को जोड़कर क्या होता है? मतलब पत्थर का बड़ा काल। तो पत्थर के इन बड़ा काल में क्या होते हैं हम लोग समझते हैं पत्थर के बड़े काल को। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे महापाषाण के बारे में। महापाषाण के बारे में क्या बात करेंगे? महापाषाण के बारे में। तो क्या है महापाषाण? उसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से महापाषाण में क्या क्या होते थे। तो महापाषाण क्या है? महापाषाण पत्थर का बड़ा काल। इसमें क्या होते थे? इसमें जो राजा होते थे उसके कब्रों को क्या कर दिया जाता था? उसके कब्रों को पूरे तरीके से घेर दिया जाता था। जैसे ये क्या हो गया? कब्र हो गया। ये क्या हो गया? ये कब्र हो गया। इसको मान लीजिए आप लोग उत्तर, इसको मान लीजिए उत्तर, इसको मान लीजिए दक्षिण, क्योंकि उत्तर दक्षिण इस समय जो लोगों को दफन किया जाता था, इस समय जो लोगों को मतलब इसमें रखा जाता था, इसके शव को जो रखा जाता था, ये क्या था? इसके सर को क्या किस तरफ रखा जाता था? उत्तर साइड में, और पैर को दक्षिण साइड में। और राजा जो होते थे उसको कुछ इस तरीके से हम लोग जैसे अस्सल मार के बैठते हैं, तो अस्सल यहाँ पे कुछ इस तरीके से अस्सल मार दिया जाता था, कुछ इस तरीके से अस्सल मार के वहाँ पे रख दिया जाता था और कुछ इस तरीके से सुला दिया जाता था। तो राजाओं के जो ये मिले हैं, राजाओं के जो मतलब कब्र मिले हैं उसमें क्या है?
वो बहुत सारे कब्र घरों के अंदर मिले हैं, बहुत सारे कब्र क्या मिले हैं, घरों के अंदर मिले हैं। और इसमें आभूषण सोने के मतलब कई सारे पिंडुली मिले हैं, कई सारे वहाँ पे सोने के मतलब ढाल मिले हैं। और इसमें अलग अलग बर्तन मिले हैं जिसमें पानी रखा गया हो या खाने का कोई चीज़ रखा गया हो, अलग अलग प्रकार के जानवर रख दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से महापाषाण में क्या करते थे, उस तरीके से बना दिए जाते थे। और इसमें चारों ओर पत्थर 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 से घेर दिया जाता था, पत्थर से घेर दिया जाता था। ऊपर में भी पत्थर पत्थर करके कुछ इस तरीके से उसका क्या बना दिया जाता था, पिरामिड बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था, पिरामिड। पिरामिड के बारे में आप लोग बताए थे, पत्थरों के कुछ इस तरीके से जोड़ जोड़ के बनाया जाता था। इसे हम लोग मतलब हिस्ट्री में पिरामिड पढ़ते हैं, तो पिरामिड बना दिया जाता था कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इसके चारों ओर जब ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल होने लगा, उस युग में जब लोग पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जब मतलब कब्रों को ढकने के लिए, महल बनाने के लिए, बड़े बड़े शहर बनाने के लिए, जैसे आप लोग देखिए कि हड़प्पा सभ्यता 4700 ईस्वी पूर्व किस तरीके से उसको बनाया गया, कि पत्थरों से एकदम बनाया गया था, किस तरीके से ईंटों से बनाया गया था, एकदम पक्की बनाया गया था, किस तरह से, उसके बारे में आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से मतलब लोगों को सुला दिया जाता था, और जानवरों की डर से अलग अलग मतलब लोग उसको पहचाने कि ये कोई राजा था या कोई आम आदमी था। तो उसके आम आदमी के तो ज़्यादा नहीं होता था। देख सकते हैं कि आम आदमी का अभी भी हालत कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जो राजा महाराजा होता है, जो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो इससे रिलेटेड होते हैं, उसको मतलब अलग ही प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ के जो राजा होते थे, कुछ इस तरीके से उसके कब्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्या किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्या किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और उनके महलों को बनाने के लिए बहुत से राजाओं का ऐसे हैं जो घर में ही दफना दिए गए हैं, एकदम पूरे तरीके से उसमें एकदम मिट्टी के बनाया हुआ बक्सा बनाया गया, उसमें रख के उसको एकदम अच्छी तरीके से कर दिया गया, और घर के अंदर क्या कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। और सोने चांदी के एकदम तो भरमार, आप लोग बोलिए मत। तो इस तरीके से क्या गया है, मतलब इस काल में पत्थरों का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था, पत्थरों का अधिक उपयोग किया जाता था। किस काल में, महापाषाण। किस काल में, महापाषाण में। किस काल में, महापाषाण काल में पत्थरों का अधिक उपयोग किया जाता था। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो 3000 BC में कुछ इस तरीके से ये हुआ था। और इसमें महापाषाण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों का अधिक उपयोग किया जाता था। कब्रों के चारों ओर और अलग अलग जो महल बनाए जाते थे, इसमें पत्थरों का अधिक उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हम लोग इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव क्या है, तो इनाम गाँव किस तरीके से भारत के दक्षिण में स्थित है, किस तरीके से भारत के दक्षिण में स्थित है, आप लोग को मैप में बताया पहले। तो इनाम गाँव के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनाम गाँव क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। इनाम गाँव क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इनाम गाँव एक ऐसा गांव है जहां सबसे पहले लोग कृषि, पशुपालक, अलग अलग प्रकार की खेती करना स्टार्ट किया। और वहीं पे लोगों ने राजाओं महाराजाओं के लिए मतलब खेती करना स्टार्ट किया। और इसी से वो जो जौ, गेहूँ, मक्का वगैरह वगैरह जो है, वहीं से वहाँ पे शुरू हुआ। इनाम गाँव से कहाँ पे शुरू हुआ, इनाम गाँव में। इससे पहले भी बहुत सारे जगहों में खेती किया जाता था, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इनाम गाँव में ही आता है। इनाम गाँव में आता है 36 से 2700 ईस्वी पूर्व, 36 से 2700 ईस्वी पूर्व, 2700 ईस्वी पूर्व BC, बिफोर क्राइस्ट, कुछ इस तरीके से इसको माना जाता है। 36 से 2700 ईस्वी पूर्व। तो इस समय दो प्रकार के लोग रहते थे। कभी बहुत से राजा रहते थे, तो उसमें क्या किया जाता था, उसके कब्र को बहुत अच्छी तरीके से किया जाता था। और बहुत से जो आम लोग होते थे, उसके कब्र में ज़्यादा ये नहीं किया जाता था। और उस समय में लगभग 2-3 दो प्रकार के मतलब कब्र पाए जाते थे, जहाँ मतलब होते थे कि बहुत कम लोग होते थे, और ख़ास एकदम वहाँ पे सोने चांदी के मोहर वोहर बहुत ज़्यादा मिले हैं। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत मिल गए हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग समूहों में कभी कभी मतलब माटी दिया करता था। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हमारे भी अभी जमात होते हैं, तो जमात में किस तरीके से मतलब एक खानदान के लोगों को एक जगह, दूसरे खानदान के लोगों को दूसरे जगह, तीसरे खानदान के लोगों को तीसरे जगह, कुछ इस तरीके से हमारे कब्रिस्तान में भी दिया जाता है। अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप के आसपास में जो लोग हैं उससे आप लोग पूछ सकते हैं, बुरा बुजुर्ग से, इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो इनाम गांव में क्या हुआ, इनाम गांव में सबसे पहले क्या हुआ, इनाम गांव में सबसे पहले खेती करना स्टार्ट हुआ। इस गांव को क्या माना जाता है, इनाम गांव को सबसे पहला गांव माना जाता है। इनाम गांव को सबसे पहला गांव
माना जाता है। क्या किया जाता है? माना जाता है। इनाम गांव को सबसे पहला गांव माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से इनाम गांव को सबसे पहला गांव क्या किया जाता है? माना जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास के संबंध में, प्राचीन इतिहास के संबंध में इनाम गांव को माना जाता है। तो इनाम गांव से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इसमें खेती बाड़ी अलग अलग प्रकार के काम होते थे। इनाम गांव से हमें काफ़ी चीज़ मिले हैं, उसके बारे में हम लोग आगे के क्लासों में अच्छे तरीके से और भी डिटेल से जानेंगे। अब बात करते हैं चरक के बारे में। चरक कौन थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोग को मोटा मोटी बता देते हैं। तो चरक जो थे, चरक बाग बंडेज कुछ इस तरीके से बहुत सारे जो मतलब शुरू था, इस तरीके से बहुत सारे आप लोग विशेषज्ञ के नाम सुनेंगे। तो उसी में से कौन भी आते हैं? उसी में से भी आते हैं चरक भी। तो चरक के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो विशेषज्ञ थे। क्या थे? विशेषज्ञ थे। चरक के बारे में, चरक के बारे में 2000 BC यानी ईस्वी पूर्व, 2000 BC यानी ईस्वी पूर्व हम लोग किसके बारे में जानते हैं? हम लोग चरक के बारे में जानते हैं कि चरक किस तरीके से मतलब मनुष्य के जो सभी हड्डियां हैं उसको 360 गिनती किया था। तो इसमें वो क्या किया होगा? इसमें जो वो क्या होगा, कितना किया गया था? वो 360 किया था। क्या किया था? 360 कुल हड्डी, शरीर के कुल हड्डी को 360 किया था। तो उसमें वो लगता है कि नाखून को भी जोड़ लिया हुआ, दांत जो है आप लोग 32 कुछ इस तरीके से इसको भी जोड़ लिया होगा, और पैर के जो नाखून है उसको भी जोड़ लिया होगा। और जो मतलब अभी आधुनिक, अभी हमारे आधुनिक क्या होते हैं? आधुनिक 206 होते हैं। क्या होते हैं? आधुनिक 206 होते हैं। तो 206 में मतलब कुछ मुख्य प्रकार के रखा जाता है, लेकिन दांत उसको इसमें रखा नहीं जाता है। तो चरक के द्वारा जो दिया गया था उसमें 206 कहा गया था और इसमें सभी को रख दिया गया था। और इसी वक्त से हम लोग मतलब मनुष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, और इसी समय से पता चल गया था। और अगर हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में बात करें तो वो 2500 ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व उसका विकास हुआ था। तो चरक सबसे पहला क्या था? चरक सबसे पहला कुछ इस तरीके से वो आदमी था जिन्होंने कहा था कि 360 हड्डियां हैं, और मानव की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया था। क्या किया था? उन्होंने मानव की ज़िंदगी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। और इसके बारे में, चरक के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब हिस्ट्री का क्लास होते जाएगा तो इसके बारे में हम लोग इन सभी टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे और भी डिटेल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। कुछ इस तरीके से किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है, किताबों एवं कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो कुछ इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। और ये सब बात जो हम लोग सीखते हैं किस तरीके से सीखते हैं, तो ये हमारे जो पुराने किताब हैं, पुराने जो भी हैं, उसी से हम लोग को धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ते हैं। उस समय के जो चीज़ मिले हैं उस समय को हम लोग जांचते हैं, कार्बन 14 पद्धति द्वारा, अलग अलग प्रक्रिया द्वारा हम लोग उसको मापते हैं और कुछ इस तरीके से हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।